मेरे पापा एक टैक्सी ड्राइवर थे और माँ एक बंगले पर काम करती थी जो हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। बचपन में जब मैं स्कूल से जल्दी घर आ जाता था तो शाम को माँ के पास उस बंगले पर चला जाता था जहाँ मेरी माँ काम करती थी। उस वक्त माँ को लगता था कि अमीर लोगों के घर की ढेरों सुख सुविधाएं देखकर मैं वहाँ जाता करता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरे वहाँ जाने की वजह कुछ और ही थी। दरअसल शाम को उस बंगले के आसपास के बच्चे एक गार्डन में खेलने के लिए इकट्ठा होते थे और उनके पास हर खेल खेलने का सेट होता था जिसे मैं दूर से बैठकर देखा करता था। उन सब में मुझे टेनिस का खेल बहुत अच्छा लगता था। अब माँ जिन सेठ जी के यहाँ काम करती थी उनका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम रितेश था। वो भी लगभग मेरी ही उम्र का था और बहुत अच्छा टेनिस खेलता था। आए दिन वो अपने स्कूल में होने वाले कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया करता था, लेकिन जिस भी दिन और बंगलों के बच्चे उसके साथ नहीं खेल रहे होते थे उस दिन वो मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस करता था। इसी दौरान उसे ये देखकर हैरानी हुई कि दूर बैठकर देखते देखते ही मैं इतना अच्छा टेनिस कैसे खेल लेता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम दोनों लगभग एक ही उम्र के थे और इसके साथ ही हम दोनों एक ही क्लास में भी थे, जिसकी वजह से टेनिस के चलते रितेश और मैं जल्दी ही दोस्त बन गए थे। वो मुझे अपनी किताबें दिखाता था, खिलौनों से खेलने देता था और अपनी स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें बताता था, मगर मेरे पास उसे बताने के लिए कुछ नहीं होता था क्योंकि मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था और उसके जैसे महंगे खेल खिलौने मेरे पास नहीं थे। अब एक दिन माँ की मालकिन ने उन्हें बताया कि संडे को उनकी फैमिली 2-3 दिन के लिए अपने फार्म हाउस जा रही है जहाँ पर रितेश के दादा दादी रहते थे। उसी फार्म हाउस के पास एक झील भी थी जहाँ फिशिंग करना और पिकनिक मनाना रितेश का सपना था। उस दिन उसे ना जाने क्या सूझी कि उसने अपने साथ साथ मुझे भी ले चलने की अपनी माँ से जिद की। पहले मुझे कुछ अटपटा लगा, लेकिन फिर मैं समझ गया कि उसकी इस जिद के पीछे का कारण वहाँ का बड़ा सा ओपन ग्राउंड था जिसमें हम दोनों टेनिस की प्रैक्टिस काफी अच्छी तरीके से कर सकते थे। अब रितेश की जिद की वजह से उसकी माँ और मेरी माँ वो दोनों ही मान गई थी। अब उनके लिए तो ये अच्छा ही हो गया था कि उनके अकेले बच्चे को अगर एक हमउम्र बच्चे की कंपनी मिल जाए तो बोरियत कम होती है। अब मेरी माँ ने मुझे उन लोगों के साथ भेजने के लिए मेरे पापा से परमिशन मांगी तो उन्होंने हाँ कर दी था, क्योंकि इसमें ना करने जैसी कोई बात ही नहीं थी। मगर अब सोचता हूँ तो लगता है कि उस वक्त पापा ने ना कर दी होती तो कितना अच्छा होता। अब जिस दिन हम लोग उनके उस फार्म हाउस के लिए निकले थे वो तो शुक्रवार का दिन सुबह था। उस वक्त उसके पापा खुद कार ड्राइव कर रहे थे और उसकी माँ आगे वाली सीट पर थी, साथ ही मैं और रितेश पीछे वाली सीट पर थे। अब घर से निकलने के बाद लगभग 4 से 5 घंटे में हम मुख्य शहर से काफी दूर एक शांत इलाके में पहुंच गए थे। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही वो सुनसान इलाका जंगल में बदलता जा रहा था, लेकिन जंगल वाला इलाका शुरू होते ही अब सड़क काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ आने लगी थी और उस कच्चे रास्ते पर थोड़ा आगे चलने पर दूर से ही मुझे उनका फार्म हाउस दिखाई देने लगा था। तभी गाड़ी में बैठे बैठे ही रितेश ने मुझे बताया कि वहां से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सी झील भी है। लेकिन फिर उस फार्म हाउस में पहुंचते ही हमारी कार की हॉर्न सुनकर वहां का एक केयर टेकर तेज कदमों के साथ चलता हुआ बाहर आया और फटाफट हमारी कार की डिक्की से सामान निकालकर अंदर ले गया। उसी वक्त रितेश के दादा दादी ऊपरी मंजिल की बालकनी में खड़े होकर हाथ दिखाते हुए हमारा वेलकम कर रहे थे। लेकिन इतने में ही रितेश मछली पकड़ने का सामान लेकर मेरे पास आया और बोला, चलो हम झील के पास चलते हैं। अब आप लोगों से सच कहूँ तो उस वक्त मेरा मन भी झील पर ही अटका था, मगर मैंने माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा, इसीलिए उस वक्त मैं चुप ही रहा। अब उस वक्त तक रितेश के मम्मी पापा काफी ज्यादा थक गए थे, इसलिए उन्होंने एक नौकर को हमारे साथ लगा दिया था क्योंकि वो जानते थे कि रितेश तो मानने वाला है नहीं। फिर मैं और रितेश बातें करते हुए आगे बढ़े, लेकिन इतने में रितेश के दादाजी ने पीछे से आवाज लगाते हुए हमसे कहा, पानी और पानी के जीवों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है बच्चों, जरा संभल कर। उनकी इस बात को सुनकर हम उनकी तरफ हाँ में सिर हिलाते हुए आगे बढ़े। तभी मैंने रितेश से पूछा कि तुम्हारे दादाजी ने ऐसा क्यों कहा? अब फिशिंग करने जा रहे हैं तो मछली तो पकड़ेंगे ही ना। ये सुनकर रितेश अपने कंधे उचकाते हुए बोला, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, दादाजी नेचर लवर है ना, शायद इसीलिए कह दिया होगा। अब रितेश के पास तो मछली पकड़ने का सारा सामान था, मगर मेरे पास पिछले मेले से खरीदी मेरी छोटी सी बाल्टी और हुक में फंसाई हुई डोरी ही थी जो कि मैंने खुद से बनाई थी, जिससे मैं गांव में 1-2 बार अपने दादाजी के साथ मछली पकड़ने भी गया था। हाँ, वो अलग बात थी कि उस वक्त इसमें एक भी मछली नहीं फंसी थी। अब उस वक्त हमारे साथ गए नौकर ने रास्ते में हमें बताया कि वो पास में ही एक बढ़िया जगह के बारे में भी जानता है। अब उसी जगह को देखने हम एक छोटे से खेत तक पहुंचे जो जंगल के किनारे ही बना हुआ था। अब मैं आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गया कि झील की तरफ आते वक्त रितेश की दादी ने मुझे कप केक खाने को दिया था, जो उस वक्त भी मेरे साथ ही था। उस वक्त रितेश तो बेहद एक्साइटेड था क्योंकि वो हॉरर मूवीज में जैसा जंगल देखता था, उस दिन वो उसी के बीचों बीच बने झील पर मछली पकड़ने जा रहा था। अब उस जंगल में उस झील तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता छोटे छोटे पगडंडी जैसे रास्तों से होकर था, जो शायद लोगों ने पैदल चलते हुए ही बनाए होंगे। लेकिन तभी रितेश ने मुझे बताया कि बहुत से लोग इस झील के बारे में नहीं जानते क्योंकि ये है ही ऐसी जगह। अब थोड़ी देर चलने के बाद हम झील पर पहुंच गए थे, जो इतना भी कुछ खास नहीं था। उस समय मुझे जो एक चीज सबसे ज्यादा अजीब लगी वो ये थी कि झील का किनारा बहुत चौड़ा नहीं था। वो एरिया काफी छोटा था जहाँ कुछ सड़ी हुई लकड़ी पानी से बाहर निकल रही थी। इससे पता चलता था कि पहले कभी वहाँ एक घाट हुआ होगा जैसा गाँव की नदी में बना होता है। वो एक हल्की हवा के साथ गर्मी की शाम थी, पक्षी चहचहा रहे थे और मछलियाँ पानी की सतह पर ऊपर नीचे हो रही थी। तभी हम दोनों ने अपनी अपनी छड़ें बाहर निकाली और अपने सामने पानी में से उठ रही उन मछलियों को निशाना बनाने लगे। अब पूरे दिन धूप में बैठकर मजाक मस्ती करते हुए मैंने रितेश को हुक और मछली पकड़ने की सभी तरह की चीजें निकाल कर सिखाई। उस वक्त मुझे मजा तो बहुत आ रहा था, पर जोरों की भूख भी लग आई थी। अब मैं कह सकता हूँ कि वो एक बेहतरीन दिन था। अब उस वक्त हमने अगले दिन भी ऐसा ही करने का फैसला किया और फिर नौकर के साथ वापस घर की ओर निकल पड़े। उस दिन झील से वापस आने के बाद मैंने रितेश के साथ उसका पूरा फार्म हाउस देखा, उसके दादाजी से ढेर सारी बातें की।
तभी रितेश ने मुझे बताया कि उसकी दादी को बहुत सी कहानियां आती हैं। वो जब भी वहां जाता है तो हर रात उसकी दादी अपनी अंतहीन कहानियों के कुएं में उसको डुबकी लगवाती थी। उस रात मैं रितेश के साथ उसके बगल वाले बेड पर ही सोया था। लेकिन फिर थोड़ी देर में ही उसकी दादी वहां आई और उन्होंने हम दोनों को ही तरह तरह की बातें बताई। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा कैसे करती थी। शायद उनका दिमाग एक विशाल पुस्तकालय की तरह था जिसमें बताने के लिए कहानियों से भरी अलमारियां थी। उस रात उन्होंने हमें बदला लेने की चाहत रखने वाले बहादुर शूरवीरों की कहानियां सुनाई थी जिसमें उनकी तलवारें धूप में चमकती थी। लेकिन उन कहानियों से जब हमारा मन नहीं भरा तो उन्होंने जादू के मंत्रों से जगमगाती एक धरती और शापित गांव की कहानियां सुनाई। लेकिन तभी कुछ देर बाद मैंने देखा कि रितेश तो अपनी दादी की कहानियां सुनते सुनते ही सो गया था। शायद वो दिन भर का थका हुआ था, इसी वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई थी। मगर उस वक्त तक भी मेरा मन नहीं भरा था, क्योंकि दादी की कहानियां जितनी शानदार होती थी उससे भी ज्यादा उनमें एक अलग तरह का जादू होता था। वो कहानी की हर एक चीज को इतना डिटेल में बताती थी कि वो जीते जागते कैरेक्टर की तरह लगने लगती, मानो जैसे मैं किसी छेद से दूसरी दुनिया में झांक रहा हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ राक्षस और अजीब अजीब से जीव छिपे हुए थे जिनके बारे में उन्होंने अपनी कहानियों में बताया था। उनसे वो कहानियां सुनते वक्त कभी कभी तो वो सब इतना डरावना लगता था कि अगले ही पल में मुझे लगता कि उस छेद से गिरकर मैं मर जाऊंगा। रितेश का तो नहीं पता, लेकिन कहानी सुनते वक्त मैं बीच में ही दादी से कई तरह के सवाल पूछने लग जाता था। इसलिए मैंने महसूस किया कि दादी मेरे सवालों से बचना चाहती थी, लेकिन मैं भी क्या करता। उनकी कहानियों की बात ही कुछ खास थी। मैं तो अपनी सांस रोककर उनकी हर कहानी को बड़े ही चाव से सुनता था। लेकिन कहानी सुनते वक्त जब मैंने गौर से दादी के चेहरे की तरफ देखा तो मुझे उनके चेहरे पर जीवन भर की कहानियां छपी हुई लग रही थी। उन्होंने जैसे ही रितेश को सोया देखा तो एक रॉकिंग चेयर खींचकर मेरी ओर बैठते हुए बोली, क्या एक और कहानी के लिए तैयार हो तुम? अब दादी की उस आवाज में गर्मजोशी देख मैंने भी एक्साइटेड होकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब उस फार्म हाउस की रातें जादुई दुनिया की यात्राएं होती थी, क्योंकि हर रात दादी की हर कहानी पिछली से ज्यादा रोमांचक होती थी। लेकिन आज मैं एक अलग ही तरह की कहानी, एक अलग ही तरह का रोमांच चाहता था। इसीलिए मैंने एक्साइटमेंट में दादी से कहा, क्या आप मुझे एक डरावनी कहानी सुना सकती हैं दादी? अब मेरी ये बात सुनकर मुझे उनके चेहरे पर एक आश्चर्य की झलक दिखाई दी, जिसके बाद वो कुछ देर तक खामोश हो गई। तभी मैंने उनके चेहरे की ओर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उनकी जो आंखें हमेशा शरारत से भरी होती थी वो आज कुछ सीरियस नजर आ रही थी। तभी अपनी टिमटिमाती आंखों से एक पल के लिए खिड़की की ओर देखने के बाद वो मेरी ओर मुड़ी और एक मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, तुम्हारी खिड़की के बाहर वो जंगल। अब उनकी आवाज में एक गर्मजोशी से भरी गड़गड़ाहट सुनकर मैंने यूं ही खिड़की की ओर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि झील के उस पार पेड़ों की जानी पहचानी आकृति दिखाई दे रही थी। फिर वो फुसफुसाहट भरी आवाज में आगे बोली, उन जंगलों में कुछ है। अब उनकी उस आवाज में खौफ महसूस कर मेरे भीतर एक सिहरन सी दौड़ गई थी। हालांकि कमरे के भीतर सुकून देने वाली ठंडक थी, लेकिन उनके सिंपल शब्दों ने मुझे इतना भयभीत कर दिया था कि उस वक्त मैं बस दादी को ये कह देना चाहता था कि वो मुझे डराना बंद कर दें। लेकिन सच तो यही था कि मैं खुद उनकी काल्पनिक कहानियों के जरिए डरावने सफर पर जाना चाहता था, जो सचमुच की दुनिया से पूरी तरह से अलग था। तभी उन्होंने मुझसे आगे कहा, तुम्हें पता है सचिन, हर 7 साल में वो उन जंगलों से बाहर आता है, फिर भी वो इस तरह दिखाई देता है जैसे कोई प्राणी हजारों सालों से इस धरती पर हम सबके बीच हो। वो 4 पैरों पर रेंगते हुए बहुत शांति से अपना शिकार करता है। दादी के मुंह से ये बात सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था। उस वक्त कमरा पूरी तरीके से शांत था, लेकिन हवा भारी भारी सी लग रही थी। इतने में ही कहानी का सफर जारी रखते हुए दादी की आवाज आई। उसका शरीर दिखने में एक आदमी जैसा है, लेकिन बेहद मुड़ा हुआ और टेढ़ा मेढ़ा। और तुम्हें पता है उसके बाकी के अंग इतने लंबे हैं, मगर वो भी अजीब कोणों पर फैले हुए हैं। उसकी स्किन कोयले की तरह काली है, इतनी काली कि अगर रात में दिख जाए तो पहचानना मुश्किल है। तभी मैंने मुश्किल से डर के मारे अपना ही थूक निकला, लेकिन उसी दौरान मेरी नजरें यूं ही खिड़की की ओर चली गई। वो पेड़ जो कभी सुकून देते थे अब वो मुझे अनदेखे राक्षसों की तरह तड़पते से लग रहे थे। मैं जानता था कि दादी अपनी कहानी के मनगढ़ंत कैरेक्टर की डिटेलिंग ही इतनी अच्छी करती हैं कि ना चाहते हुए भी वो चीज सामने बिल्कुल हकीकत में दिखती है। लेकिन आज दादी के मुंह से वो डरावनी कहानी सुनते सुनते एक अनजाना सा डर सीने में समा गया था। अभी मैंने के मुंह से उस प्राणी के शरीर की बनावट सुनकर उसकी छवि मन में बनाई ही थी कि एक बार फिर दादी की कांपती हुई आवाज आई। लेकिन उसकी सबसे बुरी बात क्या है जानते हो? उसकी आंखें, कई आंखें जो मकड़ी की तरह उसके सिर पर बिखरी हुई हैं, जिसकी मदद से वो अंधेरे को चीरते हुए अपने शिकार की तलाश कर ही लेता है। दादी ने आगे कहा, कभी कभी अगर उसे शिकार खोजने में परेशानी होती है तो वो घरों के करीब खुली खिड़कियों की तलाश में आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपने शिकार तक पहुंचकर ही दम लेता है। अब उनके मुंह से ये वाली बात सुनते ही मेरी सांस तो मेरे गले में ही अटक गई थी। शीशे सी झांकती दादी की आंखों ने मेरे भीतर डर का एक झटका सा दिया। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर उसे कोई रास्ता मिल जाए, चाहे छोटा ही सही, तो वो अंदर घुस ही जाता है और अपने सबसे नजदीकी शिकार को पकड़कर उसे जंगल में लेकर भाग जाता है। दादी के मुंह से इतना सुनना था कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पैरों के पास रखी चादर को सिर तक ओढ़ लिया। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर की कपकपी पर पतली चादर की गर्माहट भला क्या ही असर डालती। दूसरी ओर दादी अपनी कहानी के सफर पर आगे बढ़ती रही। तुम्हें पता है वो प्राणी अपने शिकार को 7 साल तक जिंदा रखता है, उन्हें धीरे धीरे खिलाता पिलाता है, जब तक कि भूख वापस नहीं लग जाती और एक बार फिर से शिकार करने का समय नहीं आ जाता। अब जैसे जैसे दादी की ये कहानी आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मैंने उस कंबल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। तभी मैंने अपने हाथों की ओर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उनकी उंगलियां सफेद हो गई थी, साथ ही मेरे माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। इस बात का अंदाजा लगाते ही दादी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक हम खिड़कियां बंद रखेंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे और अपनी माँ के घर पर भी ऐसा ही करना, भूलना मत। इतना कहकर वो कुर्सी से उठ गई। उनके होंठों की मुस्कान किनारों तक खींची हुई थी। वो एक ऐसी मुस्कान थी जिसका मतलब था चेतावनी देना, लेकिन उनकी आंखों में उभर आई बेचैनी की झलक मुझसे छिप न सकी।
जब वो खिड़की की ओर बढ़ रही थी तो मेरी आंखों ने उनका पीछा किया। तभी मैंने गौर किया कि उनकी वो हरकतें धीमी और सोची समझी लग रही थी। ये देखकर मेरे पसलियों में एक अजीब सी सिहरन हुई। वो एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखती रही, मानो जैसे कि वो कंफर्म कर रही हो कि वो चीज़ आसपास है या नहीं, जिसके बारे में अभी अभी उन्होंने अपनी कहानी में बताया था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ये कंफर्म कर रही हो कि खिड़की बंद तो है। अब मेरे लिए अपने गले में अटके सवाल को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए जैसे ही वो पीछे मुड़ने को हुई तो मैंने अचानक से उनसे पूछ लिया, दादी, क्या आपने कभी उसे देखा है? अब मेरी ये बात सुनकर वो कुछ पलों के लिए रुक गई और तभी उनके चेहरे पर एक अजीब सी झलक आई। फिर अगले ही पल जीत भरी मुस्कान उनके होठों पर आ गई, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस नीचे झुकी और मेरे माथे को चूमकर एक अजीब सी तेजी से बोली, गुड नाइट बच्चे। और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कमरे से बाहर निकलकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उस रात मैं ज्यादातर समय जागता ही रहा और अंधेरे में उस कमरे की खिड़की के शीशे को घूरता रहा। बाहर जंगल की जानी पहचानी छवि अब एक नए तरह के डर को जगा चुकी थी। मैं सोचता रहा कि क्या मैं उस चेहरे को देख पाऊंगा जिसका वर्णन दादी ने किया था। एक ऐसा चेहरा जिसकी कई आंखें मुझे घूर रही थी। आखिरकार डर और नींद की कमी से थककर मेरी पलकें बंद हो गई और मैं सो गया। लेकिन जब मैं सो रहा था तो मैंने सपने में देखा कि एक अजीब सा प्राणी है जिसका रूप अंधेरे में बदल रहा था और वो तड़प रहा था। उस वक्त उसको देखकर मैं भागा, लेकिन भागते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बर्फ पर दौड़ रहा हूँ। अब जैसे ही वो अजीब सा प्राणी मुझ पर झपटा तो मैं घबरा गया। उसके लंबे लंबे हाथ मेरे पैरों को लपेट रहे थे। अब मुझे पकड़ने के बाद वो मुझ जैसे मांस के एक चीथड़े वाले गुड्डे को घास के बीचों बीच से घसीटते हुए लेकर जा रहा था, जिसके चलते घास की बदबू मेरे नाक में भर रही थी। अब जैसे जैसे वो चीज मुझे खींचती गई वैसे वैसे ही जंगल बड़ा होता गया। उसके बड़े से मुंह के नुकीले दांतेदार किनारे मुझे पूरा निगल जाने की धमकी दे रहे थे। उस वक्त मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकली। लेकिन अब जैसे ही उन पेड़ों की डालियां मुझे निगलने वाली थी तभी मैं एक जोर की सांस लेते हुए हाँफकर झटके के साथ जाग गया। जगने के बाद मैंने अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखा तो मुझे दिखाई दिया कि सामने की खिड़की से रोशनी आ रही थी और कमरे की छत पर कुछ जानी पहचानी सी परछाइयां बन रही थी। उस वक्त रितेश भी मेरे बगल वाले बेड पर सोया हुआ था। अब कमरे में सब कुछ ठीक देखकर भी मेरे दिल की धड़कन को धीमा करने के लिए मुझे कई गहरी सांसें लेनी पड़ी। कुछ देर बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो मेरे मन में बसा खौफ थोड़ा दूर हुआ और ना जाने फिर मुझे दोबारा से कब नींद आ गई। लेकिन अगले दिन सुबह जब मैं जागा तो मैंने देखा कि रितेश मुझसे पहले ही उठ चुका था। कमरे से निकलने से पहले मैं एक बार फिर खिड़की के पास गया और दूर जंगल की ओर देखने लगा। जंगल में रहने वाला वो प्राणी जिसके बारे में मैंने रितेश की दादी से उस कहानी में सुना था, अब वो मेरे दिमाग के हर कोने में एक परछाई की तरह बस गया था। उस वक्त मैं मन ही मन सोच रहा था कि काश मैं शहर वापस लौट जाऊं, जिससे कभी ना खत्म होने वाले उस जंगल का वो भयानक सपना फिर से ना महसूस करना पड़े, यानी कि कल रात की तरह का कोई बुरा सपना दोबारा ना सताए। अब जब मैं कमरे से निकलकर नीचे आया तो मैंने देखा कि आज रितेश फिर से उस झील के किनारे जाने के लिए तैयार हो रहा था, मगर इस बार नौकर की जगह दादा दादी खुद हमारे साथ आने वाले थे। जैसे ही हमें इस बात का पता चला तो हम दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। पूरे रास्ते वो हम दोनों को उस जंगल के बारे में बताते रहे, जिससे हमें ये तो पता चल गया था कि अगर हम कभी जंगल में खो जाए तो वो हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। उन्हें छप्पे छप्पे की जानकारी जो थी। कुछ देर बाद जब हम झील में मछली पकड़ रहे थे उस वक्त मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। जब भी दादाजी अपनी डोरी पानी में डालते और अपनी छड़ी को देखते हुए मछली के झटके का इंतजार करते, उस वक्त दादी की नजर झील के उस पार टिकी रहती। उनका सिर जंगल के अंधेरे किनारे की ओर टकटकी लगाए झुका रहता था। अब जहाँ दादाजी को मछलियों के बारे में सब कुछ पता था, वहीं दादी को मछली पकड़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उस वक्त मुझे लगा कि शायद उन्हें पेड़ों को देखते रहना अच्छा लगता होगा, लेकिन मेरे मन में कुछ खटक रहा था, मानो जैसे नेचर के प्रति उनकी नजरों में प्यार और लगाव के अलावा भी कुछ था। रितेश के दादा दादी एक प्यारे कपल थे। वो ज्यादातर समय अपने आप में ही मस्त रहते थे, तभी तो दुनिया की चहल पहल से दूर इस जंगल और पेड़ पौधों के बीच अपनी छोटी सी दुनिया में शांति से जीवन जीते थे। उस दिन मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा सिवाय खामोशी के। जब हम चारों बात नहीं करते थे तो आसपास का माहौल बहुत शांत होता था, कोई आवाज नहीं होती थी। यहाँ तक कि पेड़ों में हल्की हवा की आवाज नहीं, पक्षियों का गाना नहीं, पानी की आवाज नहीं, बस पूरी तरह से सन्नाटा, जैसे पूरी झील दुनिया से कट गई हो और उस इलाके में आवाज का कोई अस्तित्व ही ना हो। आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय तो मैं इस शांति और सन्नाटे का भरपूर आनंद ले रहा था, बिना ये सोचे कि ये सब किसी खौफ और डर का साया भी हो सकता था। फिशिंग करते करते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। रितेश ने काफी कुछ डिसाइड कर रखा था, जिसमें से एक था झील के किनारे शाम को टेंट लगाना, जिसके चलते अब वो तो घर जाने को तैयार ही नहीं था, मगर फिर दादाजी के समझाने पर वो इस बात के लिए राजी हो गया कि टेंट शाम को नहीं दोपहर को ही लगा ले। अब जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरी और रितेश की एक्साइटमेंट बढ़ती गई। दोपहर को जहाँ सब आराम कर रहे थे वहीं हम दोनों अपने टेंट के सामान में ढेर सारा खाना और जूस तो रख ही रहे थे, पर साथ में खुद को गर्म रखने और खाना पकाने के लिए कुछ जलाऊ लकड़ी भी इकट्ठा कर रहे थे। आखिरकार ये हमारी उस पिकनिक की सबसे अच्छी यादों में से एक होने वाला था। जब हम झील पर पहुंचे तो पानी के ऊपर एक अजीब सा कोहरा छाया देख मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि कोहरा या तो सुबह या फिर शाम के वक्त ज्यादा होता था। सुबह जब हम फिशिंग करने आए थे तब तो ऐसा नहीं था। खैर हम थोड़ी गहराई में चले गए और अपना टेंट लगाया। अभी हम रिलैक्स करने बैठे ही थे कि तभी अचानक से हमें झील की तरफ से बहुत ज्यादा छींटे पड़ने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर हम दोनों ही चौंक गए, क्योंकि हमने झील में ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था। उस वक्त एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगा जैसे कोई कुत्ता पानी में छटपटाता हुआ हमारी ओर तैर कर आ रहा हो। ऐसा महसूस होते ही पहले तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर झील की ओर देखा। हालांकि वो छटपटाहट कुछ ही देर बाद बंद भी हो गई थी, लेकिन फिर हमने इसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि हमें लगा मछलियां पानी को साफ करने की कोशिश कर रही होंगी।
उस वक्त दोनों ही इतने ज्यादा भोले थे कि हम अपनी ही कहानी को सच मानकर फिर से बातों में मग्न हो गए और एक मजेदार दिन के लिए सब कुछ सेट कर दिया। उस वक्त हम पूरा समय होमवर्क से लेकर खेल और टेनिस टूर्नामेंट तक हर चीज के बारे में बातें करते रहे। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जल्द ही सूरज ढलने वाला था, तो हमने सोचा कि इससे पहले दादाजी किसी नौकर को हमें बुलाने भेजें। हम साथ लाए लकड़ियों से आग तो जला लें, वरना सारी तैयारियों पर पानी फिर जाएगा। दिन में ही सही पर कैंप फायर का मजा तो लें। इससे पहले कि एक अच्छी आग जलती, मैंने महसूस किया कि हवा का एक ठंडा झोंका हमारे ऊपर से गुजरा है। वो हवा का झोंका इतना ज्यादा ठंडा था कि मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। उस वक्त ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने समय रोक सा दिया हो। सूरज बादलों के पीछे छिप चुका था, हवा ने एक तरीके से बहना बंद कर दिया था, पक्षी अचानक चुप हो गए और मछलियों ने खाना बंद कर दिया था। जिस जमीन पर मैं खड़ा था वहां से एक गंध उठती थी। अब जाकर समझ पाया हूँ कि वो किसी मरे या सड़े हुए शरीर की गंध जैसी थी, जैसे मेरे पैरों के नीचे कोई लाश दबी हुई हो। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे झाड़ियों से कोई चीज निकल रही थी। शायद वो हमारे एकदम पीछे थी। हमारे बीच बहुत कम का फासला था, इतना कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे अपनी आंख के कोने से देख सकता था। लेकिन मैंने अपनी नजरें घुमा ली। मेरे शरीर का हर बाल खड़ा हो गया। अपने चारों ओर अचानक ठंड बढ़ते देख न तो मुझ में पीछे मुड़ने की हिम्मत हुई और ना ही हिलने की। अभी मैंने खुद को संभाला भी नहीं था कि मेरी कानों ने सुना जैसे झील की ओर से एक अजीब सा शोर आ रहा था, जैसे कोई बहुत बेचैन है उसमें से बाहर निकलने के लिए। उस वक्त जितनी समझ थी उस हिसाब से मैं समझ गया था कि ये कोई मामूली बला नहीं थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने शब्दों को इकट्ठा कर मैं सिर्फ इतना कह पाया, रितेश भाग। बस फिर क्या था, हम ऊपर की ओर भागे। सिर्फ उस दिशा में भागते चले गए जहां जाकर हमारी जान बच सकती थी, दादा दादी के पास। हम 5 मिनट में वहां पहुंच गए। इससे ज्यादा समय नहीं लगा सकता थे हम। बेतहाशा रोते हुए हमने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जोर जोर से खटखटाया और खटखटाया। आखिरकार दादाजी ने दरवाजा खोला और हमें हैरत से देखने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप नींद में हो और किसी के जगाने से परेशान हो उठे हो। रितेश भागकर अंदर चला गया और मैं सिसकियों के बीच बस इतना ही कह पाया कि झील में कुछ है। इतना सुनना था कि उनकी आंखें बड़ी हो गई और वो घर के भीतरी कमरे की ओर देखने लगे। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर रितेश के मम्मी पापा भी कमरे से बाहर आए और उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे ऊपर वाले कमरे तक गए। मैं थके कदमों से किसी तरह सोफे तक आया और वहीं निढाल हो गया। मैं कितनी देर तक सोता रहा पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो देखा कि रात घिराई थी। दादी और आंटी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। मुझे उठा देख उन्होंने मुझे भी बुलाया तो मैं चुपचाप रितेश के पास जाकर बैठ गया। अंकल ने रितेश को डांटते हुए कहा, बस इसलिए मैं तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने देता। तुम दोनों जानते ही क्या हो इस इलाके के बारे में। बड़े आए कैंपिंग करने वाले। कल हम सुबह सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। हम दोनों छू शब्द कहे बगैर किसी तरह खाना खाते रहे। कुछ देर बाद हम बरामदे में आकर बैठ गए। उस रात दादी की कहानी सुनने की एक्साइटमेंट भी नहीं रही। कुछ देर बाद दादाजी ने रितेश को आवाज लगाई तो वो दौड़कर उनके कमरे में चला गया और मैं अपने कमरे की ओर बढ़ गया। तभी मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी जो पता नहीं कहां से आ रही थी। मैं धीमे धीमे कदमों से आवाज का पीछा करते हुए घर के दूसरे कोने में बने एक पुराने बंद दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे के नीचे की तरफ एक छोटी सी दरार थी जिससे हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि मुझसे इंतजार नहीं हुआ और मैं दरवाजे के नीचे झुककर दरार में से झांकने लगा। कमरे के अंदर फैली धुंधली रोशनी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मेरे नाक में फिर से एक अजीब सी गंध भरने लगी थी। मैं तुरंत ही पहचान गया था, ये वैसी ही गंध थी जो दिन में झील के किनारे से आ रही थी। जब कमरे का धुंध कुछ छंटा तो मैंने देखा कि एक अजीब सा जीव जिसका शरीर विचित्र रूप से मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने भारी रॉड से उस पर कई वार किए हैं। उसकी आंखें चमक रही थी। जंजीरों से बंधा हुआ वो जीव निकलने के लिए छटपटा रहा था। उसका चेहरा बेहद गंदा और डरावना था, बिल्कुल वैसा जैसा दादी ने एक रात पहले अपनी कहानी में बताया था। उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि वो क्या था, लेकिन आज अभी इस वक्त जब मैं आपको ये सब बता रहा हूँ उसका चेहरा, वो यादें फिर से ताज़ा हो उठी हैं। उस खौफनाक से दिखने वाले जीव की सांसें तेज हो रही थी और शायद वो गुस्से में भी था, क्योंकि उसकी आंखें मुझे ही देख रही थी, मानो जैसे वो मुझे पहचानता हो। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो जीव कुछ कहना चाहता था, पर उसकी आवाज जंजीरों के शोर में दब सी गई थी। मैं सहम गया और तेजी से पीछे हटा। बिना एक पल गंवाए मैं रितेश को बुलाने के लिए भागा। तभी मैंने देखा कि दादी एक बड़ी सी थाली में किसी का खाना लगा रही थी और पास खड़े दादाजी उसी कमरे की ओर इशारा करते हुए कुछ कह रहे थे। लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठ रहा था कि वो खतरनाक जीव वहां उस घर में क्यों बंधा था। क्या कोई था जो जानता था कि मैंने उसे देख लिया था? उस रात जब दादी हमारे कमरे में आई तो काफी परेशान लग रही थी। ना हमने उन्हें कहानी सुनाने की जिद की और ना उनकी तरफ से कोई पहल दिखी। हमें गुड नाइट कहने के बाद जब वो कमरे से बाहर जाने लगी तो मैंने उनके हाथों पर कुछ खरोंच के निशान देखे, जो मैं पहले भी देख चुका था। लेकिन तब मुझे लगा था कि बागीचे में पेड़ पौधों की कटाई करते वक्त वो हुआ होगा। लेकिन उस दिन मैं उन खरोंचों की असली वजह जान चुका था। फार्म हाउस से लौटने के बाद रितेश अपनी पढ़ाई और टेनिस में बिजी हो गया। कुछ महीनों बाद एक दिन माँ को घर पर देख मैंने पूछा कि उन्हें काम पर नहीं जाना क्या, तो उन्होंने बताया कि रितेश और उसके मम्मी पापा गाँव गए हैं, क्योंकि किसी गंभीर बीमारी की वजह उसके चाचा की मौत हो गई थी। ये सुनकर मेरे मन में एक ही बात गूंज रही थी, इसका मतलब दादी ने जिसकी कहानी सुनाई, जिसने हम पर हमला किया और जो कमरे में बंद था, वो कोई कहानी नहीं बल्कि जीता जागता हकीकत था, एक खौफनाक हकीकत। इस बात को कुछ साल बीत गए। अब मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था। वैसे तो मैं दोस्त कम ही बनाता हूँ, मगर फिर भी ले देकर मेरे 3 दोस्त थे, रोहन, आकाश और मंजीत। उस दिन कॉलेज आते ही रोहन ने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन का प्रोग्राम बताया। इस बार वो झील के किनारे कैंपिंग करने जाने वाला था। ये सुनकर ही मेरे जहन में रितेश के साथ फार्म हाउस पर बिताए उन 2 दिनों की यादें ताज़ा हो गईं। मैंने कैंपिंग का प्रोग्राम टालना चाहा, लेकिन किसी दोस्त ने मेरी एक न सुनी। खैर हम 4-5 बजे तक झील की ओर जाने वाले रास्ते पर मिले। जंगल में अंदर जाते समय पैरों के नीचे पत्तियां सरसरा रही थी, हवा ठंडी थी। जब हम झील के किनारे पहुंचे तब तक सूरज ढलने लगा था। झील की सतह एक आईने की तरह शाम के आसमान के रंगों को चमका रही थी।
जब मैं पानी के किनारे खड़ी थी, मेरे शरीर में एक सिहरन सी हुई। मुझे बेचैनी का एक अजीब सा एहसास हो रहा था। सन्नाटा साफ सुनाई दे रहा था, जो केवल झील के किनारे से टकराने वाली हल्की सी आवाज से टूटता था। एक पल को मैं कांप उठा। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा था, हालांकि मैंने आसपास किसी को नहीं देखा। काफी अंधेरा घिर चुका था, चारों ओर गहरी शांति थी। बस झील से पानी के हल्के हल्के लहराने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी, फीकी पड़ती रोशनी ने झील के पार लंबी परछाइयां बना डाली, जिससे एक भयानक माहौल बन गया। कुछ देर बाद वो पल आया जिसका मुझे तब से इंतजार था, जब मैं रितेश के साथ पहली बार झील के किनारे गया था और सोचा था कैंप फायर देखूंगा। कुछ ही देर में आग की लपटें हवा में उठने लगी। मैं और मेरे दोस्त कैंप फायर के पास बैठे हंसी मजाक करते हुए खाने पीने की चीजों का मजा ले रहे थे। कुछ देर बाद हम सब कैंप फायर के पास अपने अपने स्लीपिंग बैग में बैठ गए। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन किसी समय मेरी आंख लग गई। मैं फिर से पानी में हलचल सुनकर जाग गया, लेकिन इस बार ये हलचल किनारे के करीब से आ रही थी। ये देखकर मैं इतना डरा गया कि मैं हड़बड़ाकर जागा। मैंने देखा कि मेरे सामने अभी भी कैंप फायर जल रहा था। मैंने दोस्तों को आवाज लगाई, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं मिलने से मैंने पलट कर देखा कि कहीं वो सब सो तो नहीं गए, मगर ये देखकर मुझे हैरानी हुई कि वहां कोई था ही नहीं। मैंने चारों ओर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी मैंने हवा में एक फुसफुसाहट सुनी, जो फीकी, उदास और दुख में डूबी लग रही थी। वो एक औरत की आवाज थी, जो धीरे से पुकारते हुए सिसक सिसक कर कह रही थी, मेरी मदद करो। मैं थोड़ा परेशान हो गया और बारी बारी से सारे दोस्तों का नाम पुकारने लगा, मगर कोई जवाब नहीं। मैंने फिर से नाम पुकारा, इस बार जरा जोर से, क्योंकि अब मुझे बेहद घबराहट होने लगी थी। तभी मैंने सुना कि झील में एक तरह की हलचल हो रही थी, जो धीरे धीरे करीब आती जा रही थी, और मेरी घबराहट डर में बदलती जा रही थी। मैं उछल कर खड़ा हुआ और आग के जितना करीब हो सकता था जाकर खड़ा हो गया। अब भी मेरी नजर पानी पर टिकी थी, लेकिन वहां बिल्कुल अंधेरा था और कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। अगले ही पल फिर सब शांत हो गया। मैंने चारों ओर देखा और फिर से दोस्तों का नाम पुकारा। इस बार मेरे पीछे की झाड़ियों से मैंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे तीनों दोस्त एक साथ मुझ पर टूट पड़े और मेरा मजाक उड़ाने लगे। वो सब मुझे डरा सहमा देख मुझ पर हंसने लगे। मेरे दोस्त जानते थे कि मैं जरा सी भी हलचल से डर जाता हूँ, लेकिन इसके पीछे का कारण वो नहीं जानते थे। कुछ देर बाद रोहन ने अपने बर्थडे का केक काटा। हम सब ने मिलकर मैगी बनाई और गाने बजाने का मजा लेने लगे। कुछ देर बाद सब तक कर चुप हो गए तो रोहन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, गाइस, तुम सबको पता है इस झील के बारे में एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। इस पर मंजीत बोला, उन कम लोगों में तुम तो जरूर ही होंगे। अब बता भी दो कि क्या रहस्य है, बिना बताए तो तुम मानोगे नहीं। इतना सुनना था कि रोहन एक्साइटेड होकर कहने लगा, तो सुनो, 10 साल पहले रोज नाम की एक लड़की झील में डूब गई थी। उसकी मौत आज भी रहस्य ही है। लोगों का कहना था कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी गलत काम का नतीजा था। तब से उस इलाके में भयानक घटनाएं हो रही थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया था कि उन्होंने चांदनी रात में पानी के ऊपर एक भूतिया आकृति को बहते हुए देखा था। इतने में झील में कुछ हलचल सुनाई दी। यकीन मानिए, मेरा दिल धक से रह गया था। सच कहूं तो रितेश की दादी की कहानियां सुनने के बाद मैं नॉर्मल सी आवाज सुनकर भी डर जाता था। रोहन तो भूतिया कहानी सुनाने ही बैठा था। रोज की कहानी सुनाते हुए वो आगे बोला, तुम लोगों को पता है रोज की मौत के पीछे उसके किसी अपने का ही हाथ था। ऐसा कहते थे कि वो बहुत अमीर खानदान से थी। वो शहर के एक अच्छे घर के लड़के से प्यार करती थी। उसने अपनी फैमिली को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। ये देखकर वो दोनों एक साथ रहने के लिए बेताब हो उठे और एक रात वो भागकर वहां उसी झील के किनारे चले गए। उन्होंने सोचा था कि जब तक किसी को पता चलेगा तब तक वो सुबह होते ही वहां से भाग जाएंगे। उस वक्त रोहन ने कहानी का ऐसा समा बांधा था कि हम तीनों दोस्त उसकी बातों में खो से गए। इतने में काफी देर से चुप बैठे आकाश ने खामोशी तोड़ते हुए सवाल किया, लेकिन मैंने तो कहीं ये पढ़ा था कि रोज की बॉडी पानी में डूबी हुई पाई गई। ऑफिसर्स ने उसकी मौत को एक्सीडेंट बताया था, वो क्या था? इस पर रोहन ने खुलासा करते हुए कहा, उन्हें ऐसा करने के बदले मोटी रकम दी गई थी। रोज ये सच्चाई जानती थी कि उस लड़के से प्यार करने का अंजाम मौत ही होगा, और वैसा ही हुआ। तुम लोगों को पता है उसकी हत्या किसने की? हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब रोहन ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा, रोज को किसी और ने नहीं बल्कि उसके चचेरे भाई ने मारा था। उस रात उसके भाई को पता चल गया था कि रोज अपने प्रेमी के साथ कहाँ छिपी थी, इसलिए तो वो चुपके से झील के पास आया और मौका देखकर उसे पानी में धक्का दे दिया। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था रोज और उस लड़के ने उसका? मंजीत ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा तो रोहन गहरी सांस भरकर बोला, दौलत। दौलत कुछ भी करवा सकती है मेरे दोस्त। रोज के चचेरे भाई की नजर उसकी दौलत पर थी, जिसकी वो अकेली वारिस थी। रोज पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो इस काबिल थी कि अपने पापा का पूरा बिजनेस चला सकती थी। तभी तो आगे चलकर वो चचेरे भाई के रास्ते में बाधा बन सकती थी। इसलिए उस जालिम ने उन दोनों को रास्ते से हटा दिया। उस रात से रोज की बेचैन आत्मा उस झील में भटक रही थी और अपनी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला ले रही थी। इस कहानी के अंत के साथ ही मेरी नजर आसमान की ओर गई, जहाँ चांदनी अपनी रोशनी बिखेर रही थी। ये देखकर मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। इतने में एक बार फिर झील की ओर से छपछपाहट की आवाज आई। जब तक हम कुछ समझते, रोहन ये कहते हुए उठा कि मैं अभी आता हूँ, जरा देखूं तो क्या है वहाँ। इतना कहकर वो टॉर्च लेकर झील के किनारे की ओर बढ़ गया। कुछ मिनटों के बाद अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। सबके चेहरों पर डर की लहर दौड़ गई। मैं और बाकी सब फौरन उठे और टॉर्च लेकर रोहन को ढूंढने झील की ओर बढ़े। किनारे से कुछ दूर पहले ही मैंने देखा कि रोहन की टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और वो खुद झील के किनारे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसकी सांसें फूली हुई थी। ये देखकर हम उसके पास दौड़े और पूछने लगे, क्या हुआ रोहन, तुम ठीक तो हो? रोहन ने कांपती आवाज में हाथों से इशारा करते हुए बोला, वो वहाँ मैंने किसी को देखा। उसकी आंखें बेहद डरावनी सी थी। वो इंसान जैसी नहीं थी। उसने मुझसे कुछ कहा। मैं नहीं बता सकता क्या कहा।
लेकिन वो बहुत डरावना था। ये सुनकर हमने वापस झील की ओर देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे मन में एक ही सवाल गूंजा, आखिर रोहन ने ऐसा क्या देख लिया होगा जिसने उसे इस कदर डरा दिया कि वो बदहवास हो गया था। इसके बाद तो मैंने खुद को घर में कैद ही कर लिया और पूरी तरह से किताबों में डूब गया। कहने को ये एक हादसा था, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन मानने को तैयार नहीं।